everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about physiological changes in adolescent. तो last session में हमने already we have discussed about nutritional requirement of different age group. क्या क्या न्यूट्रिशन हमें देना चाहिए, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने बॉडी में पढ़े हैं. तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट. अब हम एडोलेसेंट स्टेज में पढ़ते हैं. इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द एडोलेसेंट एडल्ट स्टेज, और प्रेग्नेंट वुमेन स्टेज, लैक्टेशन मदर स्टेज. इन सभी में हमें किस तरह का न्यूट्रिशन देना चाहिए, कौन कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या उसमें डाइटरी गाइडलाइंस हो सकती है, और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. तो इन्हीं सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एडोलेसेंट. इफ आई टॉक अबाउट एडोलेसेंट, ये आपका कौन सा पीरियड होता है आफ्टर जिसमें आपकी प्यूबेरिटी आती है, स्कूल चिल्ड्रंस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंजेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द चेंजेस, और यहाँ पे फर्स्ट अगर हम फीमेल की बात करें तो इसमें फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो प्यूबेरिटी इज कॉज्ड बाय अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शंस दैट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमस ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है विच इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, जो हाइपोथैलेमस आपकी ग्लैंड है उसमें कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको आप बोलते हो GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अब यहाँ पर क्या है, जब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH, अगर यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन आपका ज्यादा सिक्रीट इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा क्या बनाएगा, FSH and LH. FSH and LH are these are two type of hormones which are secreted by the pituitary gland. तो FSH यहाँ पर क्या है, FSH का मतलब है यहाँ पर फॉलिकुलर या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो यहाँ पर जो FSH और LH है, these two are the hormones which are secreted by the pituitary gland. तो FSH और LH क्या करता है, it cause follicle development and estrogen secretion. तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्यूबरिटी लेवल पे आपके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तो उस केस में हमारे FSH और LH रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीशन. नाउ यहाँ पे दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं विच आर एक्सेसरी सेक्स हार्मोन्स, जिसमें यहाँ पर क्या है आपका रिलीज होते हैं. जनरली ये आपके किस टाइम पे रिलीज होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबेरिटी. तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स आती है, एक मेंस्ट्रुएशन आता है, एक मिनाक आता है. मेंस्ट्रुएशन होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, एंड मिनाक मतलब जब यहाँ पर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है वो दैट इज 12, अगर एज जो है 12 होती है प्यूबरिटी की, जनरली 12 to 15 वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल ऑफ द गर्ल्स. तो यहाँ पर 12 मिनिमम एज होती है, जहाँ पर पहले बार यहाँ पर क्या रिलीज होता है, पहली बार नहीं कह सकते, बट रिलीज क्या होता है यहाँ पर, FSH विच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH. नाउ क्या क्या यहाँ पर बॉडी में चेंजेस आते हैं. फीमेल की बॉडी में ग्रोथ शेप चेंज हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, बॉडी हेयर स्किन चेंजेस एंड मेंस्ट्रुएशन. ये सारे प्यूबरिटी के चेंजेस है. जब प्यूबरिटी आती है आपकी तब चेंजेस होते हैं एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स. अब यहाँ पर मेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ग्रोथ शेप, बॉडी हेयर,
वॉइस एंड स्किन चेंजेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिकल्स। तो ये सारे भी क्या होते हैं, चेंजेस आफ्टर प्यूबेरिटी। जनरली 12 से स्टार्ट होते हैं, 15 और मैक्सिमम 17-18 तक ये पूरी एज जो है वो चलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, चाहे वो फीमेल की बॉडी में हो चाहे वो मेल की बॉडी में हो। नाउ नेक्स्ट क्या क्या यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल कंसर्न्स रखते हैं, किस टाइप का हमें न्यूट्रिशन देना चाहिए फॉर द एडोलेसेंट। ईट 3 मील्स अ डे विद हेल्दी स्नैक्स। हमें क्या खाना है, 3 मील्स को कंज्यूम करना है जिसमें आपके पास हेल्दी स्नैक्स इंक्लूड हो। फाइबर बढ़ाना है डाइट में और सॉल्ट का इस्तेमाल कम करना है। सॉल्ट का यूज कम करना है, फाइबर को इंक्रीज करना है। तो जनरली यहाँ पे फाइबर रिच फूड्स हमें कंज्यूम करने हैं जिसमें फाइबर ज्यादा हो। ड्रिंक वाटर, वाटर सबसे ज्यादा पीना है। ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है इन द स्टेज ऑफ एडोलेसेंट जिसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा हो, जैसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और जितने भी आपके प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस होते हैं, जैसे आपके रियल जूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके पैक्ड फूड आ गए, जितने भी आपकी पैक्ड ड्रिंक्स आती हैं टेट्रा पैक में, उन सब में क्या होता है, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट जूस में बहुत सारी कैलोरीज होती है जो कि अर्ली स्टेज में क्या करती है, बच्चों में ओबेसिटी कोज कर सकती है। इसलिए अवॉइड करना है कि हाई शुगर फूड है उनको हम कंज्यूम ना करें एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंट। नाउ होल फ्रूट इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। आपको क्या कंज्यूम करने हैं, मैक्सिमम होल फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, तो ये सारे कंज्यूम करने हैं। बैलेंस मील को कंज्यूम करना है। बैलेंस मील मतलब ऐसे मील जिसमें आपके पास सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इन अ बैलेंस वे। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम बैलेंस मील को कंज्यूम करना है। नेक्स्ट, व्हाइल कुकिंग फॉर टीन ट्राई टू बेक और ब्रॉइल इंस्टेड ऑफ फ्राई। फ्राइंग प्रोसेस कम करनी है क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम ऑयल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फ्राइंग दो तरीके की होती है, एक शैलो फ्राइंग होती है, एक डीप फ्राइंग होती है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर दोनों ही में फैट की अमाउंट जो रहती है वो ज्यादा रहती है। बस डीप में आपका फैट ज्यादा होता है और शैलो फ्राइंग में हम मिनिमम ऑयल यूज करते हैं। बट यहाँ पर ऑयल तो यूज हो रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जनरली जो ऑयल है, ऑयल की क्वांटिटी कम रखनी है। और जब हम एडोलेसेंट स्टेज में किसी को कुकिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बेक या फिर उसको ब्रॉइलिंग करनी है, ना कि हम फ्राइंग मेथड यूज नहीं करना है। क्योंकि फ्राइंग मेथड से हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑयल यूज करते हैं विच कैन कोज ओबेसिटी इन एडोलेसेंट स्टेज। तो यहाँ पर क्या करना है, फ्राइंग की जगह हमें जनरली बेकिंग या फिर ब्रॉइलिंग प्रोसेस का यूज करना है। मेक श्योर द टीन मेक्स ओनली प्रॉपर शुगर इनटेक। मैक्सिमम किस पे फोकस करना है, अगेन शुगर इनटेक पे। जैसे यहाँ पर फ्रूट जूसेस अवॉइड करने, जो टेट्रा पैक वाले होते हैं वो जूसेस को अवॉइड करना है ताकि शुगर जो है वो बॉडी में ज्यादा ना जाए। सेकेंड थिंग्स, स्वीट स्नैक्स, जंक फूड, ये सबको अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल को कंज्यूम करना है एज अ स्नैक। तो ये सभी आपके न्यूट्रिशनल कंसर्न है फॉर द एडोलेसेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पर है बटर और हैवी ग्रेवीज का यूज कम से कम करना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन ऑयल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा और उससे फिर क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा जो है वो बढ़ सकता है। ईट मोर चिकन एंड फिश, लिमिट रेड मीट इनटेक एंड चूज लीन कट व्हेन पॉसिबल। चिकन खाना है, फिश खाना है, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। बट यहाँ पर रेड मीट के इनटेक कम करनी है, रेड मीट कम खाना है और लीन कट्स जो है, लीन मीट ज्यादा कंज्यूम करना है। अगेन ओबेसिटी वाला कंसर्न एट द अर्ली स्टेज व्हेन द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रेगुलर डेली मील टाइम्स विद सोशल इंटरैक्शन। रेगुलर मील आपको प्रोवाइड करनी है, सोशल इंटरैक्शन करना है। Next, involving teen in selecting and preparing food and teach them to make healthy choices by giving them the chance to select food based on their nutritional value. बच्चों को क्या सिखाना है, हेल्दी चॉइसेस। मतलब जैसे आपका ग्रीन प्लेट रूल है, ग्रीन प्लेट वाला है, ठीक है, बैलेंस्ड मील है,
तो ये सभी, और आपका एक फूड पिरामिड है, तो हमें क्या करना है, इस फूड पिरामिड में से चूज करना है अच्छे फूड ग्रुप्स को, ताकि एक हम हेल्दी ग्रीन प्लेट बना सके और यहाँ पर हम बैलेंस मील को एक बैलेंस वे में कंज्यूम कर सके, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं कंज्यूम हुए और बॉडी में जाके वो ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्ट फूड विद न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फाइबर्स। ऐसे फूड को चूज करना है जिसमें जो कि प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फाइबर रिच हो। नाउ पेरेंट्स आर एनकरेज टू लिमिट अ टीन स्क्रीन टाइम टू लेस देन 2 आवर्स। ज्यादा टीवी बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ना यूज करें। इंस्टेड एनकरेज एक्टिविटीज दैट कॉल फॉर मोर मूवमेंट, जबकि हमें ऐसी एक्टिविटीज पे ध्यान देना चाहिए जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, सोशल इंटरैक्शन, मेनली पॉइंट यहाँ पर क्या है, सोशल इंटरैक्शन जो है वो बच्चों के लिए ज्यादा हो, ना कि स्क्रीन टाइम, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपका हेल्थ पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आईज पे भी इफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, ऐसी मूवमेंट करानी है, बच्चों को एनकरेज करना है फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज, फॉर द आउटडोर गेम्स, ना कि इंडोर गेम्स, ताकि बच्चे जो है वो सोशल इंटरैक्शन कर पाए और बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर से सीखने को मिले। टीन्स नीड एटलीस्ट 60 मिनट ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी, उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए फॉर देयर गुड हेल्थ एंड फिटनेस। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए उनको मैक्सिमम वाटर जो है वो पीना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एडल्टहुड की अगर मैं बात करूं, वो तो था एडोलेसेंट स्टेज की। एडल्टहुड की अगर मैं बात करूं तो एडल्टहुड में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज एंड कार्डियक फंक्शन। और यहाँ पर एट द एज ऑफ 30 या आफ्टर 30 डिफरेंट बॉडी में चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आई में जो लेंस होता है दैट स्टार्ट टू स्टिफन एंड थिकन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन एंड विजन। जहाँ पे जनरली क्या है, आई का जो विजन है वो स्लो होता रहता है, आंखें धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, क्योंकि वहां पे लेंस जो है वो थिक आपका स्टिफ होना स्टार्ट कर देता है। मेनली जो आई की मसल्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आई में मतलब आईज से दिखना कम हो जाता है। सेंसिटिविटी टू साउंड डिक्रीजेस, मतलब अगर वहां जैसे अगर मैं बात करूं, एक बच्चे को ले लो और एक आप बूढ़े इंसान को ले लो या फिर एक एडल्ट को ले लो एट द एज जिसकी आपकी 35 to 40 एज होगी, बट अगर मैं उन दोनों को कंपैरिजन करूं तो उस केस में साउंड सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी, बच्चों की होगी, क्योंकि उनको तेज धमाका अच्छा लगता है। बट जो वहां पर ओल्ड एज वाले लोग हैं या एडल्ट लोग हैं उनको सेंसिटिविटी है, क्योंकि ईयर उनका ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका है, वो सेंसिटिव है उस चीज के। तो साउंड की जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, उस केस में डाउन हो जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे ही सेंसिटिविटी होती है साउंड के लिए वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है। तो एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हेयर कैन स्टार्ट टू बिकम थिन, बिकम ग्रे, ब्लैक से ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 35, देन वाइट होने लग जाते हैं। तो ये सारे आपके स्टेजेस चेंजेस आते हैं इन एडल्टहुड। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट अनदर चेंजेस, स्किन यहाँ पर ड्राई हो जाती है, रिंकल पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ अर्ली एडल्टहुड, मींस एट द एज ऑफ 35, 40, 45। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट, द इम्यून सिस्टम बिकम लेस एडेप्ट, यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, एडेप्ट कम करता है, और इलनेस से फाइट करने में भी आपका मतलब अगर कोई बीमारी हो गई तो उससे फाइट करने में भी कम केपेबल होता है। एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी क्या होती है, डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो जाती है एट द एंड ऑफ द अर्ली एडल्टहुड। आफ्टर 40 एजिंग प्रोसेस बिकम मोर अपेरेंट, आफ्टर 40 40 साल के बाद
और ज़्यादा यहाँ पे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। 60 तक तो आंखें बिल्कुल खत्म हो जाती है, आई लॉस देयर एबिलिटी टू एडजस्ट टू ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस, जिसको आप प्रेसोबायोपिया बोलते हो। ये सारे आपके आई डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पास का दिखना कम होने लगता है, जैसे प्रेसोबायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। बट इन द ओल्ड एज यहाँ पे प्रेसोबायोपिया होता है जिसमें आपको पास का नहीं दिखता, तो उसके लिए हम डिफरेंट लेंसेज का यूज करते हैं। तो एंड तक आते आते, एज 60 तक आते आते ये सारे जो चेंजेस हैं वो सभी बॉडी में देखने को मिलते हैं। मोस्ट पीपल बिटवीन एज ऑफ 40 एंड 60 विल नीड सम फॉर्म ऑफ करेक्टिव लेंसेज फॉर विजन डिफेक्ट्स। ठीक है, विजन डिफेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, हमें लेंस डिफरेंट डिफरेंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे आता है। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मतलब क्या है, मिडल एज एडल्ट रिंकलिंग आर ऑल्सो एट हायर रिस्क देन अडल्ट फॉर सर्टेन आई डिसऑर्डर्स। ये भी एक आपका आई प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा। ठीक है, तो ये जनरली ओल्ड एज में नहीं बट मिडल एज एडल्ट में भी ये जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हियरिंग लॉस। वही अगेन सेंसिटिव, जब सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी हियरिंग की, जब सेंसिटिविटी हियरिंग की डिक्रीज हो जाएगी तो हियरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी और यहाँ पर सेंसिटिव फेस एरिया मतलब रिंकल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। एज स्पॉट एंड ब्लड वेसल बिकम मोर अपेरेंट एज द स्किन कंटिन्यू टू ड्राई एंड गेट थिनर। स्किन यहाँ पर पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी और ड्राई, जैसे आप बूढ़े लोगों की स्किन देखते हो ना कैसे ड्राई हो जाती है, और रिंकल्स रिंकल्स उस पर झुर्रियां टाइप जो है वो पड़ी हुई होती है, तो उस वो एज के साथ साथ होती रहती है। मसल टू फैट रेशियो, मसल टू फैट रेशियो मेन और वुमेन में दोनों में ही चेंज हो जाता है विद द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द स्टमक एरिया। स्टमक एरिया पे सबसे ज्यादा फैट जो है वो एक्यूमुलेट होता है। Women experience a gradual decline in fertility as they approach the onset of menopause. जब menopause हो जाता है at the age of 50 और किसी किसी का 49, 48, above 50, तो वहां पे fertility power क्या है, खत्म हो जाती है, क्योंकि menopause के बाद यहाँ पे fertility एकदम खत्म हो जाती है। अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो वहाँ फर्टिलिटी पावर भी क्या है, रिड्यूस हो जाती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व हार्मोनल चेंजेस एंड मे लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हार्मोन, अगर मैं विमेन की बात करूं तो उसमें देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ हार्मोन लेवल्स। जैसे आपका मीनोपोज हो रहा है तो अलग अलग सिम्टम आते हैं, एंग्जाइटी होती है, पुअर मेमोरी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिप्रेशन वाला मूड रहता है, इरिटेशन रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं एंड लेस इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये सारे चेंजेस हैं जिसको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोल सकते हैं इन एडल्टहुड। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिशनल कंसर्न फॉर एडल्ट्स, हमें किस तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू रखना चाहिए, किस तरीके की हमारी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस होती है। तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल कंसर्न, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो उनको किस तरीके की मील्स कंज्यूम करनी चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें इंजॉय द वाइड वेराइटी ऑफ फूड, यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के फूड को कंज्यूम करना चाहिए। ब्रेकफास्ट सबसे जरूरी है, ब्रेकफास्ट यहाँ पर जरूरी है क्योंकि ये हमारा कोई भी हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए फ्यूल देता है, तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट क्या है यहाँ पे जरूरी है। ऑल्सो इट कंट्रोल्स द वेट, वेट को भी ब्रेकफास्ट कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग योर फूड इनटेक मीन्स गेटिंग इनफ बट नॉट टू मच ऑफ ईच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर हाँ एक चीज और है, अगर आप बैलेंस मील ले रहे हो बट अगर आप उसको प्रॉपर पोर्शन में नहीं ले रहे हो या फिर ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट ले रहे हो तो वो भी नुकसान कर सकता है। तो जब हम बैलेंस मील बना रहे हैं तो पोर्शन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल रखना है। ठीक है, मतलब आपको इक्वल प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स रखने हैं ताकि यहाँ पे किसी भी न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है वो ज्यादा ना हो या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट की अमाउंट जो है वो कम ना पड़े। Moderate amount of all food can help ensure that energy intake is controlled. एनर्जी का जनरली यहाँ पे कंट्रोल रखना है, अदरवाइज ज्यादा एनर्जी फूड, हाई एनर्जी फूड्स खाओगे तो ओबेसिटी के चांसेस हाई हो जाते हैं। Now next, excess body fat result when more calories are eaten than needed. अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाओगे फिर ओबेसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं।
अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कहीं से भी खा सकते हो, ले सकते हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, अल्कोहल हो, बट फैट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है कैलोरीज का। फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक अच्छा, ये एक्टिविटी जो है ना, ये भी आपका न्यूट्रिशनल कंसर्न में आता है, क्योंकि आप फिट रहोगे तभी तो बॉडी काम कर पाएगी। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है, इट इज अ गुड वे ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी, मतलब आपको कैलोरीज बर्न करनी है ना फिजिकल एक्टिविटी से, सो दैट आपकी ओबेसिटी ना हो। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी इज अ गुड वे टू मेंटेन योर हेल्थ एंड फिटनेस। हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक चीज और है यहाँ पर, फ्लूइड इनटेक, मतलब मैक्सिमम वाटर आपको पीना चाहिए ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। An association between the intake of these food and a decreased risk of CVD and contain cancers. फ्रूट को कम से ज्यादा खाना चाहिए ताकि आप CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचे रहो और कैंसर्स जैसी बीमारियों से भी बचे रहो। इनटेक बढ़ाना है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, क्योंकि यहाँ पर आपका बीपी जो है वो कम हो जाता है इफ यू आर कंज्यूमिंग अ गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, food which are rich in carbohydrate. Most dietary guidelines recommended a daily diet in which at least 55% of the total calories come from the carbohydrate. जो यहाँ पे डाइटरी गाइडलाइंस है वो क्या रिकमेंड करती है कि हम जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं वो 55% का 55% आते हैं मेनली हमारी डाइट से। तो ये सारी चीजें होती हैं न्यूट्रिशनल कंसर्न में। सबसे ज्यादा मैं आपको ये पॉइंट बता चुकी हूँ, सबसे ज्यादा फ्लूइड का कंज्यूम करना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए, 1.5 लीटर पानी जो है वो जनरली पीना चाहिए। प्लेन वाटर लेना है, ठीक है, प्लेन वाटर लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, अल्कोहल ये सब यूज नहीं करना है। अल्टरनेटिव सोर्स में आप नेचुरल जूस ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी कभार कंज्यूम कर सकते हो, टी, कॉफी, मिल्क, ये सभी आते हैं आपके फ्लूइड्स में। बैलेंस द सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक को बैलेंस करना है, जैसे NaCl है उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्या है, न्यूट्रिएंट। सोडियम और क्लोराइड जो है जनरली हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करते हैं और हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, उनको भी कंट्रोल या रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आता है किसमें, न्यूट्रिशनल आपका कंसर्न इन एडल्ट। तो एडल्टहुड में आता है ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सबसे पहला मसल मास कम हो जाता है, ठीक है, मसल मास कम हो गया। ड्यूरिंग ओल्ड एज बॉडी सिस्टम ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग बिकम लेस एफिशिएंट, जो बॉडी ऑर्गन्स है वो लेस एफिशिएंटली काम करते हैं। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है बहुत ज्यादा। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ओल्ड एज में, जिसमें ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मेन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन टेस्टिकुलर टिश्यू, स्पर्म प्रोडक्शन एंड इरेक्टाइल फंक्शन, ठीक है, ये सारे चेंजेस आते हैं। टेस्टीज में चेंजेस आने लगते हैं, टेस्टिकुलर मास डिक्रीज हो जाता है, मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेम रहता है और डिक्रीज भी हो जाता है टाइम टू टाइम। ओल्ड एज में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनका लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ पर जो आपकी स्क्लेरोसिस है, इसका मतलब जो है जो द ट्यूब व्हिच कैरी द स्पर्म दे इट बिकम द लेस इलास्टिक, जिसको आप स्क्लेरोसिस बोलते हो, तो वो भी वीक पड़ जाती है। इट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस स्पर्म बट द रेट ऑफ स्पर्म सेल प्रोडक्शन स्लो, स्पर्म प्रोडक्शन तो होता है बट उसका जो काउंट है वो कम हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, एक स्कार बनने लग जाता है, जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड होती है बट उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग टाइप आपको दिखता है, ठीक है, वो एनलार्ज हो जाता है, ऐसे दिखता है जैसे स्वेलिंग हो रखी हो, तो एक स्कार बन जाता है जिसको आप बोलते हो बेनिंग प्रोस्टिक हाइपरट्रॉफी, बेनिंग प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। ये अबाउट सब में नहीं होता है, कुछ मैन में चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द ओल्ड एज। और अगर मैं फीमेल की बॉडी में बात करूं तो मीनोपोज हो जाता है, ठीक है, मीनोपोज
आप अराउंड 50 प्लस और 50 एज में आपको देखने को मिलता है। इसमें ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है वो नहीं सिक्रीट होते, बनने बंद हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ओवा और एग का रिलीज नहीं होता। मीनोपॉज के बाद देर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे हार्मोन का लेवल डाउन होता है तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, जैसे वेजाइनल वॉल्स जो है वो थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, लेस इलास्टिक हो जाती है एंड पॉसिबली इरिटेटेड। ऑल्सो एक्सटर्नल जेनिटल टिश्यू डिक्रीजेस एंड थिन बिकम्स मोर इरिटेटेड। और कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे मीनोपॉज के सिम्टम होते हैं हॉट फ्लैशेस, मूडीनेस, हेडेक, ट्रबल इन स्लीपिंग, ये सारे चेंजेस हैं, ये सारे सिम्टम्स है ड्यूरिंग द मीनोपॉज। बोन लॉस हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पे ओल्ड एज में जनरली ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है और चिल्ड्रन में जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स देखने को मिलता है। तो ये दो टर्म्स आप याद रखना, बोन लॉस हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है, ठीक है, एक्सरसाइज करना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं अराउंड 65। सबसे पहले हियरिंग इंपेयरमेंट, क्योंकि सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है तो यहाँ पे हियरिंग लॉस जनरली देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे विजुअल चेंजेस, ठीक है, आई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, दिखना कम हो जाता है, स्मॉल प्रिंट्स आप नहीं पढ़ सकते हो तो वहां पे अलग अलग लेंसेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, और अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस है ऑर्गन्स की, जैसे हार्ट, किडनीज, ब्रेन, लंग्स, ये सब इतना एफिशिएंट नहीं रहते हैं, इनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं रहती, ये सब डिक्लाइन होते रहते हैं। सेल जो है वो भी आपके इतना फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो कम एक्टिव होते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली सेल जो है वो डाई भी हो जाते हैं, रीजनरेशन जनरली इनमें ज्यादा नहीं होता है। कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, मतलब आपके बिहेवियर चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेंटल प्रोसेस जैसे आपका सेंसेशन है, परसेप्शन है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, ये सब क्या है आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है इन द ओल्ड एज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल कंसर्न फॉर द ओल्डर पीपल, अगर आप ओल्ड एज में हो तो कैसा हमें न्यूट्रिशन कंटेंट रखना चाहिए। सबसे ज्यादा पोर्शन कंट्रोल पर पोर्शन साइज देखना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, वेजिटेबल एंड सैलड्स को कंज्यूम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को मतलब इंक्लूड करना है हर एक मील में, जिसमें आपको हाई फाइबर फूड कंज्यूम करना है। 5 सर्विंग्स लेनी है आपको फ्रूट वेजिटेबल की हर दिन, ठीक है, ताकि हेल्दी रहो। कलर इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हो फ्रूट्स के, जैसे आपका एप्पल, ऑरेंज, बनाना, स्पिनच, कैबेज, कैरेट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज, पेपर, स्वीट कॉर्न, ये सब क्या है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो इनको हमें मैक्सिमम कलर्स यूज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेयरी फूड को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की प्रॉपर अमाउंट होती है। प्रोटीन रिच फूड जो है वो जनरली यहाँ पर खाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीन्स खाना चाहिए, एग, नट्स खाना चाहिए ताकि बॉडी बूस्ट अप कर जाए। हेल्दी फैट्स जो है वो खाने चाहिए, जैसे आपका मोनो अनसैचुरेटेड हो गए और पॉली अनसैचुरेटेड हो गए। इसमें आपको सैचुरेटेड वाले फैट नहीं खाने हैं, जैसे आपका बटर, चीज, ठीक है, ये सारे अवॉइड करने हैं। कम से कम सॉल्ट का यूज करना है, ज्यादा सॉल्ट का यूज करोगे तो क्या होगा, हाई बीपी हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। तो ये सारे न्यूट्रिशनल कंसर्न है इन एन ओल्ड एज। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस और न्यूट्रिशनल कंसर्न के बारे में। थैंक यू सो मच। इसी ऐसे ही क्वेश्चंस भी मैं आपको लेके आने वाली हूँ, पीवाईक्यूज भी आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 2 which is nutrition and dietetics. Thank you so much. Bye and take care everyone.